जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजों के भारत आगमन की। किस प्रकार अंग्रेज हमारे देश भारत में आया, हमें गुलाम बनाया, हमारे मजदूरों और किसानों को मारा पीटा, उसके साथ अत्याचार किया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जलियांवाला बाग में। पूरी कहानी को बताएंगे। पूरे कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलो हम बताते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक छोटी सी कंपनी हमारे देश भारत में आती है और धीमा धीमा यहाँ पे व्यापार करती है और पता भी नहीं चलता है कब हमें गुलाम बना लेता है। ये प्रोसेस बहुत धीमा हुआ था, लेकिन अंग्रेज बहुत दिमाग वाले थे और हमारे देश के जो राजा थे वो महामूर्ख थे। इतना मूर्ख राजा थे कि अंग्रेज बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, लेकिन जितना अत्याचार हमारे साथ किया उतना अत्याचार किसी देश के साथ नहीं किया, हमारे मूर्ख राजाओं के कारण। तो चलो जानते हैं कि मुगल काल का वो कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में अंग्रेज हमें गुलाम बनाया। और हमारे देश के बारे में कुछ नेता यूरोप में जाके भाषण देते हैं कि इंग्लैंड यहाँ पे आया तो हमारे देश को रेलवे दिया, इंग्लैंड यहाँ पे आया तो हमारे देश को उद्योग दिया, साइंस दिया, डेवलपमेंट दिया, ये दिया वो दिया। मतलब कि कुछ से कुछ दारू पी के लगता है चले जाते हैं और विदेश में मुंह फाड़ के चले जाते हैं। और इंग्लैंड वाला और यूरोपीय कंट्री वाला जो हमारे देश के नेता है वहां भाषण देता है तो ताली बजाता है। अब सोचो नेता सब कितना बड़ा मूर्ख है कि विदेश में जाके भारत का बुराई कर रहा है और इंग्लैंड का तारीफ कर रहा है कि इंग्लैंड के वजह से भारत का वजूद है। और आज जो भारत इतना डेवलप किया, भारत में फैक्ट्री आई, भारत में साइंस आया, सब उस अंग्रेजों के वजह से आया, उस चोट्टा बेहुदा के वजह से। पता नहीं है कि हमारा भारत पूरे विश्व में डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पे था, जीडीपी के मामले में नंबर 1 पे था। हमारा देश से उस समय कोई टक्कर नहीं ले सकता था। आज हम आपको बताएंगे हमारे देश का औकात क्या था उस समय। आप सुन लो और उन नेताओं को बता देना जो विदेश में जाके मुंह फाड़ के आए कि सब हम लोग को अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त हुआ। आप सुन लो, ध्यान से सुनो। देखो, हमारा देश भारत उत्पादन के मामले में 17वीं शताब्दी में विश्व का 1/4 उत्पादन करता था। मतलब उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो कि पूरे विश्व में गेहूं का 20,000 ट्रिलियन उत्पादन होगा तो उसमें से 5,000 ट्रिलियन सिर्फ उत्पादन करेगा भारत। ऐसा देश था हमारा भारत। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर था हमारा देश भारत। पता है 33% निर्यात होता था हमारे देश भारत से दूसरे देशों में, और उसके बाद 25% से ऊपर जीडीपी रहता था हमारा देश भारत का हमेशा। यानी पूरे विश्व में जितना सामान सेल होता था ना, उसमें से 4 भाग में 1 भाग हमारा भारत सेल करता था। और उस समय हमारे देश का कपड़ा इतना बढ़िया था, इतने अच्छे अच्छे कारीगर थे कि जब कपड़ा दूसरे देश में पहुंचता था ना तो वहां के राजा महाराजा को सबसे पहले कपड़ा दिया जाता था। और राजा महाराजा अगर 2 किलो कपड़ा लेते थे ना तो उसके जगह पे 2 किलो सोना चांदी हीरा जवाहरात तोल के देते थे। और इसी कारण से उस समय हमारे देश में सोना चांदी भर गया था। हर घर में सोना रहता था, चांदी रहता था, सिक्के बना बना के रखे जाते थे, क्योंकि विदेश वाला कपड़ा के बदले और जितने भी हम लोग निर्यात करते थे उसके बदले वो लोग सोना चांदी ही यहाँ पे भेजता था। ठीक है। और 36 प्रकार का सामान का निर्यात करता था हमारा देश भारत उस समय विदेशों को। ठीक है। सोच लो कि कैसा डेवलप कंट्री था हमारा देश भारत, और आज हमारा देश को बर्बाद कर दिया। आपको पता है 17वीं शताब्दी में हमारा देश में एक भी भिखारी नहीं था, एक भी लोग बेरोजगार नहीं था। और आज रोजगार के लिए रोज सरकार के आगे हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट मार खाते हैं, टीचर मार खाते हैं, देश पूरी तरीके से चौपट हो गया। पता नहीं आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है। पिछले 78 साल हो गया हमारा देश का आजाद हुए, पिछले 78 साल में देश को बर्बाद कर दिया। जापान, चीन, आप देख लीजिए सब देश को, उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। अमेरिका, रूस, ये सब लगभग उस समय सब देश सेम थे 1949 तक। उस समय हमारा देश का रुपया, डॉलर, यूरो, ये सब लगभग समान होता था। अगर 1 रुपया हमारे देश का है ना तो डॉलर भी 1 रुपया था। लेकिन हमारा देश का पैसा इतना पीछे कैसे हो गया? हमारा 80-85 रुपया के बराबर 1 डॉलर होता है। कितना पीछे हम लोग चले गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 85% पीछे चला गया हमारा देश उन देशों की तुलना में। तो क्यों हुआ ऐसा, पूरी कहानी बताते हैं। पता है आपको कि 3000 सालों तक हमारा देश
दूसरे देशों को सामान निर्यात करता रहा और हमारे देश का जो 36 प्रकार का सामान था ना, उसका बहुत तारीफ होता था। इतना बेहतर क्वालिटी का सामान जाता था दूसरे देशों में कि लोग भारत छोड़ के दूसरा देश देखते ही नहीं थे व्यापार के लिए। और किस प्रकार ये सोने की चिड़िया को आज कंगाल का चिड़िया बना दिया, कौन? मुगल और मराठा मिलके। जी हाँ, उस समय पूरे भारत पर कहीं कहीं मराठा थे, लेकिन ज़्यादातर मुगल शासक का शासन था। तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आया। उस चोटा के वजह से सब रास्ता पता चला। धीरे धीरे जो है वो जब यहाँ पे पहुँचा तो देखा पूरे भारत में लगभग मुगल एम्पायर का शासन चल रहा है। कुछ देशों में जहाँ पे अलग अलग राजा राज कर रहे थे, जैसे विजयनगर पे, बीजापुर में, इधर जंगल ट्राइब्स था, तो कुछ जगह पे सिर्फ दूसरा राजा था। बाकी पूरे देश पे लगभग मान के चलो कि उस समय मुगलों का शासन काल था। तो सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचा था और पुर्तगाल यहाँ पे जब आया तो यहाँ देखा सिल्क यानी इंडिगो, ओपियम यानी जो नशीली पदार्थ होता है, और स्पाइस यानी मसाला, इन तीनों का व्यापार भारत में जम के होता था। अरब कंट्री और आसपास के जो भी कंट्रीज थे, पूर्व के कंट्री, वो सभी इससे खरीदते थे। जब ये लोग समुद्र से यहाँ पे पहुंचे थे भारत के अंदर, ठीक है, समुद्री रास्ता से पुर्तगाल वाले, तो पुर्तगाल ने यहाँ पे सबसे पहले 100 साल खूब लूटा। यूरोप के अंदर 15वीं शताब्दी में गृह युद्ध चल रहा था, जिस समय इंग्लैंड भी इस गृह युद्ध से पूरी तरीके से परेशान था। एक कंपनी बनाया जिसका नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसमें 200 व्यापारी था। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ वन से आदेश लिया था कि हम व्यापार करने जाएंगे। तो शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास व्यापार करने नहीं आया, बल्कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में जो व्यापार करने गया वो गया था आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये जब व्यापार करने गया तो यहाँ पे पुर्तगाल वाले, डच वाले, स्पेन वाले ये पहले से यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। उसके बाद इंग्लैंड यहाँ पहुँचता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक छोटी सी कंपनी रहती है, जैसा कि हमने शुरू में बताया। वो यहाँ पे व्यापार करने के माध्यम से पहुँचता है। पुर्तगाल, डच और स्पेन पहले से यहाँ व्यापार करते रहते हैं। उसके बाद ब्रिटेन चाहता है कि यहाँ हम व्यापार करें। थोड़ा सा 200 आदमी का कंपनी था तो बहुत सारा सेना लेके भी आया था और व्यापार करना चाहे इन लोग से लड़ाई झगड़ा करके। ये लोग जो है इतना मारा ब्रिटेन वाला को कि धीरे धीरे ब्रिटेन जो है हर एरिया से खाली होने लगे इंडोनेशिया में। और अब बारी आ गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शायद बंद हो जाता, क्योंकि उस समय वो एक युद्ध भी लड़े थे फ्रांसीसी से, ठीक है, और फ्रांसीसी वाले इन्हें बड़ी मार मारा, वहाँ पे बहुत मार मारा, ठीक है। और अंग्रेज को फिर जो यहाँ पे जब मार खाएं तो वो विचार किए कि हमें अपना कंपनी शायद बंद करना होगा, न तो वापस इंग्लैंड लेके जाना होगा। जब ये विचार करते हैं तो उसी समय अंग्रेज के कुछ अधिकारी रहते हैं जो कहते हैं नहीं, हम सुनते हैं कि इंडोनेशिया से ही कुछ पास में भारत है जहां बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। वहां पे लगभग सैकड़ों साल से आपका यूरोप वाले बहुत सारे कंट्री व्यापार कर रहे हैं, जैसे डच हो गया, पुर्तगाल हो गया। तो चलो एक बार भारत की ओर रुख मोड़ते हैं। और ये लोग फिर यहाँ से इंडोनेशिया से भारत आने लगे। इसका कंपनी बंद ही होने वाला था, लेकिन बोला कि चलो जब कंपनी बंद हो ही जाएगा तो एक बार ट्राई मार लेते हैं भारत में। ये लोग भारत में आना चाहते थे और धीरे धीरे ये लोग भारत आने का पूरा प्लान कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे मसाले और कपड़े बहुत सस्ते में मिलता था, जो पूरा यूरोप में बिकता था, पूरे विश्व में बिकता था। क्योंकि हमने बोला 17वीं शताब्दी में हमारा देश भारत पूरे दुनिया में जीडीपी के मामले में लगभग 24 से 25% जीडीपी रखता था। यानी दुनिया में जितना सामान सेल होता था ना, 25% सिर्फ भारत का सेल होता था, जैसे अभी चीन का सेल हो रहा है, ठीक है। इतना डेवलप था हमारा कंट्री। वो तो अंग्रेज और अभी के नेता सब मिलकर बर्बाद कर दिया हमारे देश को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अंग्रेज 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा था। विलियम हॉकिंस जो है वो आए थे अपनी कुछ नाव को लेकर यहाँ पे, ठीक है। और जब आए तो ये सबसे पहले पता किए कि भारत के अंदर हम व्यापार करेंगे तो भारत में कौन सा राजा अभी है। तो उसे पता चला कि जहांगीर भारत में है,
जिसकी सेना के बारे में पता किया कि सोचा हो सकता है धीरे धीरे हम भारत को गुलाम बनाएंगे, तो पता चला जहांगीर लगभग अगर ये चाह लेते तो 40 लाख लोगों को तैयार कर लेते, ठीक है, इससे लड़ने के लिए। तो विलियम हॉकिंस डर गया, बोला यहाँ पे अगर व्यापार करना है तो पहले मुगल शासक जहांगीर से मिलना पड़ेगा, कुछ दिन यहाँ रहें, पूरा परखें कि कितना सेना है, किस प्रकार हम उससे मिल सकते हैं। और आपको पता है उस समय 1608 में भारत का राजधानी था आगरा, तो मुगल बादशाह जहांगीर आगरा में थे, तो वहीं पे विलियम हॉकिंस पहुंचते हैं आगरा और वो बोलते हैं कि हम महाराज हजूर हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। उसके बाद जो जहांगीर रहता है वो बोलता है व्यापार नहीं, हम आपसे व्यापार नहीं कर सकते हैं, हमारा पूर्वज जो है लगभग 1530 से ही व्यापार कर रहा है, पुर्तगाल से व्यापार कर रहा है, डच से, हम तुमसे कैसे व्यापारी कर सकते हैं, वो लोग हम लोग को अच्छा टैक्स देता है। तो ये बोलता हजूर हम भी टैक्स देंगे। विलियम हॉकिंस पूरा समझाता है, बुझाता है, पोतता है, लेकिन कुछ नहीं सुनता है। कौन? जहांगीर। बोलता है चल यहाँ से निकल, व्यापार करेगा, यहाँ भागता है, अभी नया नया देश आया है, व्यापार करेगा, चल। ऐसे में हम इतनी आसानी से किसी को व्यापार करने का आदेश थोड़ी देते हैं। डच और पुर्तगाल बहुत दिन यहाँ रहा, हमारा साथ दिया, हमें बहुत सारा टैक्स दिया, तब हम उससे व्यापार किए, तुमसे व्यापार नहीं करेंगे। इससे हॉकिंस नाराज हो जाते हैं और बेचारा जो है बैक टर्न ले लेते हैं, वापस चले आते हैं, ठीक है। और वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। इंग्लैंड वाला को सूचना जाता है कि भारत में हॉकिंस को व्यापार करने नहीं मिला, तो इंग्लैंड वाला माथा खजुआने लगता है। उसके बाद कुछ दिन तक सोचता है, फिर किंग्स जेम्स वन रहता उस समय वहां का राजा इंग्लैंड का, सर थॉमस रॉ एक व्यक्ति रहता है जिसको 1615 में भारत भेजता है। वो बहुत समझदार व्यक्ति रहता है, वो भारत आता है और सोचता है कि हम जाके जहांगीर से मिलेंगे, जो यहाँ का राजा है मुगल शासक का जहांगीर, उससे जाके मिलेंगे। और उसके बाद सर थॉमस रॉ जहांगीर से आके मिलते हैं 1615 में। जहांगीर से कितना भी रिक्वेस्ट करते हैं, जहांगीर कुछ नहीं सुनता है और 1618 तक वो चिपके रहते हैं कि हुजूर हमें व्यापार करने का आदेश दे दीजिए, हम सिर्फ यहाँ व्यापार करेंगे और कुछ थोड़ी ना करेंगे। तो बोलता है हमको डच वाला और पुर्तगाल वाला बहुत टैक्स देता है, बोलता है हुजूर हम उससे अच्छा टैक्स देंगे, और बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाता है और इसको देता है। लेकिन ये कुछ नहीं सुनता है और बहुत ज़्यादा जिद्दी रहता है जहांगीर। बोलता नहीं नहीं हम व्यापार नहीं करेंगे, तोरा कहने से हम व्यापार कर लेंगे, भाग यहाँ से। पूरा समझाता है, लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सर थॉमस रॉ कहाँ हार मानने वाले थे, वो बोले हम व्यापार करेंगे तो करेंगे, ठीक है। और वो इसके सामने नतमस्तक होकर बैठ जाता है जहांगीर के सामने, ठीक है। यही है सर थॉमस रॉ। और उसके बाद अंततः 1618 में ये बात मान जाते हैं, किसी तरह इसको बहलाने में फुसलाने में एग्री कर लेते हैं कि व्यापार करेगा इंग्लैंड। जैसे ही व्यापार का आदेश सुनते हैं तो इंग्लैंड वाला जो है काफ़ी खुश हो जाता है, बोलता है कितना भी टैक्स मांगे दे दो। तो एक भारी टैक्स के साथ थॉमस रॉ जहांगीर के साथ व्यापार करने के लिए 1618 में रेडी हो जाते हैं। उसके बाद 1618 में धाई से खोलते हैं आगरा में अपना फैक्ट्री। उसके बाद 1619 में सूरत में फैक्ट्री खोलते हैं, 1620 में पटना में फैक्ट्री खोलते हैं, 1639 को मद्रास में फैक्ट्री खोलते हैं। धीरे 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 इंग्लैंड पूरे देश में फैक्ट्री खोलना शुरू कर देता है और ये एक सालाना पेमेंट देते थे, एनुअल पेमेंट देते थे, ठीक है, किसको? जहांगीर को। और इस तरह पेमेंट देते रहे और हर जगह पे अपना फैक्ट्री खोलते रहे। और पता है इंग्लैंड वाला यहाँ से सस्ते दामों में कॉटन, इंडिगो, सिल्क, सॉल्ट, ओपियम, टी ये सब ट्रेड करने लगे, यानी यूरोप में जाके बेचने लगे। और इसको 60 गुना, 70 गुना, 50 गुना, 80 गुना फायदा होने लगा सामान से। अब इंग्लैंड वाला सोचा कि अब धीरे धीरे हम लोग रईस हो जाएंगे, क्यों ना धीरे धीरे भारत को अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि हम लोग इतना इतना टैक्स दे रहे हैं, अगर यूरोप में हम कमाएंगे तो और भी तो कमा सकते हैं। भारत तो एकदम खजाना है और भारत को लूटने का विचार अभी लोग के मन में आने लगा। लेकिन उससे पहले 1611 में जहाँ पे मुगल शासक नहीं था तो मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री इंग्लैंड डाल दिया था। वही डाल दिया था जो शुरू में आया था विलियम हॉकिंस, वो डाल दिया था 1611 में एक छोटा सा फैक्ट्री। तो आपको कभी पूछे कि इंग्लैंड सबसे पहला फैक्ट्री भारत के अंदर कहाँ डाला, तो मसूलीपट्टनम में 1611 में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में डाला गया था। वो तो बाद में 15 में आया, तो पूरे देश में जो धीरे धीरे ये सर थॉमस रॉ फुसलाया इसको और पूरे देश में अपना फैक्ट्री डालने लगा।
अभी कहानी बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे असली कहानी शुरू होता है। अब अंग्रेजों का नज़र बंगाल पे हो गया था, क्योंकि बंगाल उसमें बहुत ही डेवलप राज्य था, इतना बड़ा प्रांत था कि उसी में बिहार, उसी में पश्चिम बंगाल, उसी में आज का बांग्लादेश, उसी में झारखंड, उसी में उड़ीसा, उसी में आपका असम साइड का बहुत सारा क्षेत्र आ जाता था। तो बंगाल बहुत बड़ा था और बंगाल में व्यापार करना चाहता था अंग्रेज सब, ठीक है। तो धीरे धीरे 1658 ईस्वी में ये सोचा कि अब हम बंगाल में धीरे धीरे अपना कंपनी को एडजस्ट करेंगे। तो बंगाल जैसे आया तो उस समय बंगाल के जो नवाब थे, गवर्नर थे, उनका नाम था शाहिस्ता खान। जो गवर्नर रहते हैं वो रहते हैं विलियम हेड्स। तो विलियम हेड्स जो है वो शाहिस्ता खान से मिलता है और बोलता है हमें यहाँ पे ट्रेड की परमिशन दे दीजिए। पहले तो ये बोलता है नहीं, शाहिस्ता खान बोलता है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं दे सकते। लेकिन बहुत जिद करने के बाद इसका वो तैयार होता है कि लिमिटेड व्यापार आप कर सकते हैं, वो भी टैक्स देने के साथ। तो धीरे धीरे यहाँ पे टैक्स के साथ तैयार हो जाता है विलियम हेड्स यहाँ पे व्यापार करना, ठीक है। 1677 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाता है इंग्लैंड में। फिर ये बोलता है हम भारत जाएंगे और हम व्यापार करेंगे लार्ज स्केल पर पूरे भारत के अंदर। फिर पता है 1681 में इसके जगह पर इसको यानी कि विलियम हेड्स के जगह पे जोसेफा चाइल्ड को बनाया जाता है आपका गवर्नर, भारत का गवर्नर। उस समय वायसराय ने गवर्नर बनता था, ठीक है। तो जोसेफा चाइल्ड को गवर्नर बना दिया गया 1681 में। ये जब गवर्नर बनता है तो वहां पे जो राजा रहते हैं उस समय इंग्लैंड में, वो रहते हैं किंग्स चार्ल्स II। इनसे आदेश लेता है कि हम अपने व्यापार को विस्तार करना चाहते हैं भारत में, अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और भारत से हम लोग बड़े लार्ज स्केल पे व्यापार करेंगे। ये एक सनकी भी था, तानाशाह था, मतलब हिटलर की तरह ये चाहता था कि भारत में हम रंगदारी करके व्यापार कर लेंगे, ठीक है। और ये बंगाल में सबसे पहले आता है और शाहिस्ता खां को बोलता है कि देखो हम बंगाल में बहुत सारा क्षेत्र में व्यापार करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत में ये लोग कौसिम बाजार में व्यापार किया था। कौन? ये आपका विलियम हेड्स। 1681 में ये भारत का गवर्नर बन गया और उसके बाद शाहिस्ता खान से डायरेक्ट बोला कि अब हम यहाँ लार्ज स्केल पे व्यापार करेंगे। और धीरे धीरे अपने मन से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में ये अपने मन से व्यापार का लार्ज स्केल करना लगा, व्यापार बढ़ाने लगा, ठीक है। और कितने क्षेत्रों में देख सकते हैं कि ये व्यापार बढ़ा दिया था। कौन? तो यही छोटा ठो ई, जिसका नाम था जोसेफा चाइल्ड। जब ये व्यापार बढ़ाने लगा तो शाहिस्ता खान को बुरा लग गया कि इसका बिना आदेश का ये व्यापार बढ़ाने लगा। जब शाहिस्ता खान बात किया इससे जोसेफा चाइल्ड से, तो जोसेफा चाइल्ड बोलता है कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम करेंगे व्यापार, जो करना है तुम कर लो। शाहिस्ता खान को आ जाता गुस्सा, हमारे देश में आके तुम रंगदारी करेगा, अभी तोरा बताते हैं, रुक। इस तरह से पूरा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जोसेफा चाइल्ड को बोलते हैं कि चल भाग यहाँ से, निकल। जोसेफा चाइल्ड को बेइज्जती लगता है कि हमको अब भारत से निकाल देगा। वो अपना राजा को फोन करता है जो इसका नाम रहता है किंग चार्ल्स II, बोलता है कि यहाँ पे सेना भेजिए, हम अब भारत से लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 600 सैनिक भेजता है इंग्लैंड वाला यहाँ पे, 600 सैनिक पानी वाले जहाज से, और 19 बैटलफील्ड उस समय का लड़ाकू विमान रहता है उसको पानी का जहाज से भेज देता है और युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। और अब चाहता है कि अब हम लोग युद्ध चालू करेंगे। अब पता है शाहिस्ता खान औरंगजेब का भांजा रहता है, यानी कि वो मामा लगते हैं औरंगजेब इसका। और शाहिस्ता खान अपने मामा को बोल देता है ऐसा ऐसा बात है, इंग्लैंड वाला बहुत सारा लड़ाकू विमान लाया, सैनिक लाया 600 और हमसे लड़ेगा। शाहिस्ता खान जैसे ही ये सूचना देता है तो मुगल का बहुत सारा सैनिक तैयार हो जाता है। उस समय लाखों की संख्या में थे मुगल सैनिक, और उसके बाद बंगाल का भी सब सेना तैयार हो जाता है। 1686 में अंग्रेजों में और ये जो सेना रहती है मुगल की और बंगाल की, इसमें भयानक युद्ध होता है। लेकिन ये भयानक युद्ध सिर्फ भारत की तरफ से होता है, क्योंकि भारत का जो बंगाल की सेना और मुगल की सेना इतना भारी पड़ता है अंग्रेजों पर कि इसको दौड़ा दौड़ा को मारता है और ढूंढ ढूंढ के जहां भी रहता है, जैसे कहीं गाड़ी नजर आ रहा इंग्लैंड वाला का तो उसका गाड़ी उड़ा दिया, ठीक है। कहीं उसका जहाज भाग रहा तो उस पर बम मार दिया, पूरा तबाह और बर्बाद कर देता शाहिस्ता खान और मुगल सैनिक सब मिलके, ठीक है। उसके बाद जो है भागने लगता जहां तहां। ये जानकारी पहुंच जाता इंग्लैंड के राजा के पास।
वो इंग्लैंड का राजा भी सोचता है कि जोसेफा चाइल्ड के चलते अब हम लोग को लगता है भारत में व्यापार करने भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो दिमाग लगाता है और इसको, ये जो जोसेफा चाइल्ड था उसको नाक रगड़वाता है, माफ़ी मांगता है, थूक के चटवाता है, जैसे हम लोग बिहार में बोलते हैं। तो पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं जोसेफा चाइल्ड, माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और तब नहीं सुनता औरंगजेब, बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं सुनेंगे। उसके बाद औरंगजेब धीरे धीरे इंग्लैंड का राजा का फरमान आता है, वहाँ से कुछ खास लोगों को भेजता है। तब जाके 1690 में यहाँ का राजा मानते हैं कि ठीक है, आज के बाद इस तरह का कुछ होना नहीं चाहिए और शांति ढंग से तुम व्यापार करेगा, नहीं तो तुमको रगेद देंगे। तो भारत के राजा के द्वारा उन लोग पे 38 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया जाता है कि तुम यह भरो, यहाँ से बहुत टैक्स वसूल किया ना, भरो, तब यहाँ पे फिर दोबारा बिजनेस कर सकता है। वहाँ का राजा सब चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सोने की चिड़िया थी, अभी आगे इसको और लूटना था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल पूरे देश में उस समय फैला रहता, पूरे देश में। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये धीरे धीरे मराठा वाला पूरे देश में शासन करने लगते हैं, क्योंकि मुगल शासक में सब लड़ने लगता है औरंगजेब के बाद कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। और हुआ ना, वो बिलाई का लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है। तो उसी तरह मराठा धीरे धीरे पूरे देश पर शासन करने लगे। उस समय मराठा, जाट, राजपूत, मुगल, इन सबों के बीच भयानक युद्ध होते रहा, क्योंकि औरंगजेब पूरे देश को मतलब एकजुट करके रखे थे। वो अपना वर्चस्व, वहाँ पे बहुत कड़ा शासक था, इसी कारण से वो अपना राज्य को बचा के रखा था। लेकिन अब ये सारे लोगों में पूरा युद्ध होने लगा, ठीक है। 1680 से 1758 के बीच में मराठा और मुगल के बीच में भयानक युद्ध चला, 1680 से लेके 1758 के बीच में, ठीक है। और पूरे देश में धीरे 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 मुगलों का एरिया छोटा हो गया और मराठा और अन्य जो जाति थे वो पूरे देश में फैलने लगे, यानी बहुत सारे प्रांत में बट गया था देश, ठीक है। लेकिन एक युद्ध चल रहा था उस समय, बहुत भयानक युद्ध। किसके किसके बीच में? तो उस समय चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ब्रिटेन का फैक्ट्री था वो फ्रांस वाला उसको उड़ा देता था, और जहाँ जहाँ फ्रेंच का फैक्ट्री था वहाँ वहाँ ब्रिटेन वाला उसको उड़ा देता था। यानी कि जिस तरह भारत के अंदर ब्रिटेन वाले और फ्रांस वाले यहाँ पे शासन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उसी तरह विश्व के कई देशों में ये लोग छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे और हर जगह एक दूसरे का फैक्ट्री उड़ा रहे थे, सैनिकों को मार रहे थे। तो एक बहुत बड़ा वार चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। कब? 1746 से 1763 के बीच में, ठीक है। तो इंडिया में भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का फैक्ट्री था, यानी अंग्रेज का फैक्ट्री था, वहाँ फ्रांस वाला चाहता था कि हम उसको उड़ा देंगे। तो ये बोला कि हमें सैनिक चाहिए, इसलिए भारत का राजा के पास आता है और बोलता हमें सेना चाहिए है, हमें तोप चाहिए अपने फैक्ट्री पे। तो भारत का राजा बोलता ऐसा थोड़ी होगा, तुम यहाँ पे व्यापार करने आया, अपना फैक्ट्री लगाया है, अब तुमको हम तोप रखने दें, तुमको हम सैनिक रखने दें? ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप व्यापार करो शांति से, ठीक है। और इस प्रकार से अब जो है जब नहीं रखने दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस के लोग जहां एक दूसरे को देखते थे सेना, वहां एक दूसरे को खोज खोज के मारने लगे, काटने लगे। तो यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांस के बीच में बहुत दिन तक युद्ध चला, लेकिन अंततः जो है वो ब्रिटेन का जीत हुआ और भारत से फिर फ्रांस वाले को भागना पड़ा, ठीक है। उस बीच मुगल काल में फारूक सियर आए, जिनका तबीयत खराब हो गया, जिसके वजह से जो है इंग्लैंड का एक डॉक्टर आता है जो उसको ठीक कर देता है, फारूक सियर को। तो वहाँ पे बिना टैक्स का अंग्रेजों को कुछ दिन तक अनुमति मिल जाता है व्यापार करने का। उसके बाद कहानी आगे बढ़ता है, जो 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब रहते हैं, जो बोलते हैं अंग्रेजों को कि अब टैक्स देना होगा। फारूक सियर जो तुम्हारा टैक्स हटा दिया था वो सब हम नहीं जानते, टैक्स तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को जो टैक्स नहीं देता उसको पकड़ के जेल में डालने लगा। तो एक घटना होता है ब्लैक हॉल ट्रेजिडी। तो ब्लैक हॉल ट्रेजिडी सही में होता है कि अंग्रेजों का द्वारा बनाया गया घटना था, पता नहीं, लेकिन अंग्रेज बोलता है कि हमारे कुछ लोगों को पकड़ के एक छोटे से कमरे में, लगभग 150 आदमी से ऊपर एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है, जिसमें से अधिकतर आदमी मर जाते हैं, कुछ ही लोग बचते हैं। इसी कारण से अंग्रेज बोलता है कि हम प्लासी का युद्ध लड़े थे, ठीक है। जबकि सिराजुद्दौला का कहना होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेज जो है चाल चला हमें इस तरह करने के लिए। तो आगे के वीडियो में हम बहुत सारा चीज़ का चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये जाने कि धीरे धीरे किस प्रकार
ब्रिटेन वाला यहाँ अपना पांव गड़ा रहा था। अभी तक वो शासन करना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन एक युद्ध आएगा जिसका नाम रहेगा प्लासी का युद्ध 1757 में, जहाँ पे उसने पहले बंगाल वाले को हराया। फिर 1764 में वो पूरे बक्सर युद्ध में पूरे देश के सभी मुगल शासक, बंगाल के शासक सभी को हरा के पूरे देश पे शासन करने लगा 1764 में। उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बना था, जो इंग्लैंड का एक छोटा सा प्राइवेट कंपनी था। भारत के अंदर उसका आने का विचार रहता है, लेकिन 1601 में वो जाता है इंडोनेशिया, और वहाँ पे पहले से ही डच और फ्रांस ये सब देश व्यापार कर रहे होते हैं, जो इसको वहाँ से धीरे धीरे अंग्रेजों को 7-8 सालों में भगा देता है। उसके बाद 1608 में क्या करता है कि उस समय ये भारत आना चाहता है, तो 1605 तक अकबर भारत के राजा रहते हैं, और 1605 के बाद जहांगीर राजा बन जाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक भारत का राजा रहते हैं, ठीक है, मुगल काल का। और 1608 में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में इंग्लैंड पहली बार, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आती है और भारत में धीरे धीरे व्यापार करना चाहती है, लेकिन इसे व्यापार करने का आदेश नहीं मिलता है। फिर इंग्लैंड वाले सर थॉमस रॉ को यहाँ पे भेजते हैं, जो धीरे धीरे जहांगीर को मना लेते हैं व्यापार करने के लिए, अच्छा अच्छा गिफ्ट देके और भारी टैक्स का वादा करके। और उसके बाद सर थॉमस रॉ को यहाँ पे व्यापार करने का आदेश मिलता है। धीरे 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 कुछ सालों के अंदर ये पूरे भारत में व्यापार फैला देते हैं। इस समय तक भारत के अंदर बहुत सारे देश जैसे डच, फ्रांसीसी, स्पेन, पुर्तगाल ये सब व्यापार करते रहते हैं। 1661 में ब्रिटेन का राजा रहता है चार्ल्स टू जो है वो पुर्तगाल की रानी से प्यार करने लगता है, और धीरे धीरे वहाँ की रानी कैथरीन से वो शादी कर लेता है, ठीक है। तो उस समय पुर्तगाल वाले भी भारत के अंदर रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि कैथरीन वहाँ की रानी रहती है पुर्तगाल की, तो वो बम्बई बंदरगाह जो कब्जे में रहता है पुर्तगाल का, जो ब्रिटेन को गिफ्ट कर देता है। यानी कि जैसे इन दोनों का शादी होता है तो ब्रिटेन और पुर्तगाल में यहाँ पे दोस्ती हो जाता है, और पुर्तगाल वाले ब्रिटेन वाले को भारत सौंप देता है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स टू और कैथरीन, पता नहीं कौन किसको पटाया, लेकिन दोनों में शादी हो गया, और शादी हुआ तो ब्रिटेन को फायदा हो गया। ब्रिटेन फिर भारत में पुर्तगाल से टेंशन उसका खत्म हो गया। 1717 में फारूक सियर नाम का एक शासक होता है, जिसके वजह से इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से अपना वर्चस्व हासिल करने लगता है, क्योंकि फारूक सियर एक बार बीमार गिर जाता है और बोलता है हमारे बीमारी को जो ठीक कर देगा उसको हम यहाँ पे टैक्स फ्री बिजनेस करने देंगे। तो इंग्लैंड का एक डॉक्टर आता है जो इसको ठीक कर देता है फारूक सियर को, और उसके बाद टैक्स फ्री शासन करने लगता है, खासकर बंगाल में, ठीक है। टैक्स फ्री बिजनेस करने लगता है इंग्लैंड वाला, और लंबे समय तक करता है। और उसी के बाद 1757 में जब टैक्स लेने का बात होता है, ठीक है, राजा के द्वारा, बंगाल का राजा के द्वारा, तो प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी का युद्ध में जब हार जाता है राजा, तो उसका बदला लेने के लिए बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध में पूरे भारत को हरा देता है अंग्रेज, और वहीं से पूरे भारत को कब्जा कर लेता है। कब से? तो आप याद रखिएगा 1764 से पूरी तरीके से अंग्रेज हमें कब्जा कर लिया था, और यही रही अंग्रेजों की कहानी। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि प्लासी का जंग कैसे हुआ, और इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। कल आपका ये वीडियो आएगा कि आखिर प्लासी का जंग कैसे हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको पता चला होगा कि किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा धीमे 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 हमारे भारत पर आक्रमण करने का मौका मिला। जब राजा जहांगीर मर गए थे, उसके बाद भारत के बहुत सारे राजा आपस में लड़ने लगे, मराठा और मुगल आपस में लड़ने लगा, और उसी का फायदा अंग्रेज उठाया, और धीरे धीरे राजा को फुसला के बहला के वो भारत पर कब्जा करना चालू कर दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।